Hello, all of you. Now let's see the disallowances in business head. अभी तक हमने क्या देखा? सेक्शन 30 से चालू किया था 37(1) तक all expenses which are allowable as deduction. सही बात. अब अपन देखेंगे expenses which are to be disallowed. तो disallowance में पहले ध्यान रखो कि यहां जो अपन ये सेक्शंस देखेंगे 3-4 है, ये वही एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करेंगे जो 30 to 37 में अलाउएबल है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है. जो 30 to 37 में अलाउएबल है उनको ही हम यहां पर डिसअलाउ करेंगे. कहने का मतलब कि जो 30 to 37 में अलाउएबल ही नहीं है, हाँ, जो अलाउएबल ही नहीं है उसको हम यहां पर डिसअलाउ नहीं करेंगे. याद आ रहा है? यानी याद रहेगा आपको? वेरी गुड. सो एनी एक्सपेंस विच इज अदरवाइज अलाउएबल अंडर सेक्शन 30 to 37(1) will be disallowed under these sections that we are going to see. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले है सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन. बहुत चिल्लर है, 1 मिनट में पढ़ के उसको बाजू रख देना है. पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देना या फिर उनके सुविनियर्स वगैरह जो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में निकाले जाते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा और उसको यहां पर बिजनेस हेड में हम टोटली डिसअलाउ कर देंगे. आप कहोगे सर ये तो एडवर्टाइजमेंट है. एडवर्टाइजमेंट तो हम न्यूज़पेपर में भी करते हैं, इट्स एन अलाउएबल डिडक्शन. लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट जो आपने अपनी कंपनी का किया है, अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट किया है, वो पॉलिटिकल पार्टी के सुविनियर में किया है या ट्रैक पैम्फलेट जो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में निकाले जाते हैं उसमें अगर आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, देन इट विल बी फुल्ली डिसअलाउड. करेक्ट. लेकिन वहां आगे दिया है कि डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB एंड 80 GGC, जो अपन बाद में स्टडी करेंगे चैप्टर 6A के अंदर. तो चैप्टर 6A डिडक्शंस है, उसके अंदर इसका डिडक्शन अपने को दिया जाता है. यानी मान लो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में अगर आइटम है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो PGBP हेड में उसको डिसअलाउ करने का है, एड बैक कर देंगे अपने प्रॉफिट को वाइल कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम. लेकिन GTI निकालने के बाद जब अपन चैप्टर 6 से डिडक्शंस निकालेंगे तो उसमें इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे. ओके, सो इट शुड बी डिसअलाउड एज अ बिजनेस डिडक्शन एंड अलाउड एज चैप्टर 6A डिडक्शन. अब वहां कितना मिलेगा, कैसे मिलेंगे, क्या कंडीशंस है, वो अपन आने वाले वक्त में देखेंगे. फिर उसके बाद आता है सेक्शन 40 क्लॉज ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सेक्शन 40 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेज है, एक एक करके अपन शुरू करते हैं. तो A, B फिर पार्टनरशिप फर्म का है, BA करके भी है और A के अंदर बहुत सारे सब क्लॉजेज है, तो वो भी अपन स्टडी करते हैं. सो लेट्स सी. सो सेक्शन 40 क्लॉज A इसको कहते हैं अपन. क्लॉज A को हमेशा छोटा लिखना, नॉट कैपिटल A, इट शुड बी रिटन ऑलवेज एज अ स्मॉल a एंड ऑलवेज इन ब्रैकेट. 40 क्लॉज A इज डिफरेंट और एक सेक्शन आगे आएगा 40, तो ये 40 क्लॉज A है और दूसरा आएगा 40A, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं सेक्शन. तो एग्जाम में जब आप कोट करेंगे सेक्शंस को तो बराबर से करना, नहीं तो 40 क्लॉज A की जगह 40A लिख दिया तो सेक्शन ही अलग हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग दे दिया जाएगा. सो 40A इज अ डिफरेंट सेक्शन, 40 क्लॉज A इज अ डिफरेंट सेक्शन. ठीक है. सो डोंट मेक मिस्टेक व्हाइल कोटिंग इन द एग्जाम. चलो शुरू करते हैं. ये सिली मिस्टेक वाले पॉइंट बता देता हूं. अननेसेसरी मार्क्स डिडक्ट होते हैं और कुछ नहीं. और आप कहते हो सर सबको सही लिख के आया था, सब सही लिखा था लेकिन सेक्शन नंबर ही गलत डाल दिया ना, तो आंसर 0 हो जाता है. ओके, लेट्स सी नाउ. Following amounts are expressly disallowed under this section in respect of any assessee. Any assessee, कोई भी assessee हो, individual, HUF, partnership firm, companies, सबको ये disallowance लगेगा. शुरू करते हैं
सबसे पहला है, अच्छा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबको डिसअलाउंस है। सबसे पहले है क्लॉज 1, सब क्लॉज 1, एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और सिमिलर सम पेएबल आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया टू ए नॉन रेसिडेंट। किसको पेमेंट कर रहे अपन? नॉन रेसिडेंट को। किस चीज का? इंटरेस्ट का, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, 3 स्पेसिफिक आइटम्स आर गिवन एंड फॉलोड बाय जनरल वर्ड सिमिलर सम। तो सिमिलर सम में क्या आएगा? एनी अदर सम विच इज लाइक इंटरेस्ट, लाइक रॉयल्टी, लाइक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। उसमें कोई भी दूसरा सम नहीं आएगा, नॉट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑल, सिमिलर सम। ठीक है, सिमिलर वर्ड का मतलब है सिमिलर टू एनी ऑफ दीज 3। ओके, तो देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल सोच के चलने का अपने को आगे। इंटरेस्ट, तो आपको याद होगा कई बार मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने एंजेलिना जोली से लोन लिया। एंजेलिना जोली कौन? नॉन रेसिडेंट। मैं कौन? फारूक हक। मैंने लोन लिया है एंजेलिना से और अब उस लोन पे मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगा। तो वो इंटरेस्ट के पेमेंट में से मुझे टीडीएस काटने का है। क्या काटना है? टीडीएस। अगर मैं नहीं काटूंगा या काटने के बाद मैंने गवर्नमेंट को टाइम के अंदर नहीं भरा तो ये इंटरेस्ट का जो पेमेंट था, लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट, वो टोटली 100% डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सिंपल, 100% विल बी डिसअलाउड। तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बिजनेस लोन्स। फिर रॉयल्टी, मैंने कोई नॉन रेसिडेंट से पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह लेकर इंडिया में लाया हूं यूज करने के लिए बिजनेस में, और उसके ऊपर मैं उसको रॉयल्टी दे रहा हूं, तो रॉयल्टी भी आएगा। देन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कोई फॉरेन टेक्नीशियन है जिसका हम सर्विसेज इंडिया में लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर, बिजनेस के अंदर, और फिर हम उसको फीस देते हैं। तो ये तीनों में से अपने को क्या करना है? टीडीएस काट करके उसको देने का है। पहले तो टीडीएस काट के देना है, और ये टीडीएस जो हम काटेंगे ये अपने को गवर्नमेंट को पे भी करना है टाइम के अंदर। क्या टाइम? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले। तो वो नीचे दिया है, देखो। तो ये तो मैंने कंडीशन बता दिया कि टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट को भरना है। अब ये दोनों में से कोई भी एक काम अगर आप नहीं करोगे, ईदर यू डोंट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और आफ्टर डिडक्शन यू डोंट pay it to the government before the due date of filing return of income, then this whole expenditure is to be disallowed. तो वो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ disallowance की लैंग्वेज में है, तो यहाँ क्या लिखा है? On which tax is deductible at source and such tax has not been deducted. गुनाह नंबर 1, not been deducted. You haven't deducted the tax at source. कौन से केस में? जहाँ टैक्स डिडक्टिबल है, ऑब्वियसली। अगर ऐसा कोई पेमेंट है जहां टैक्स डिडक्टिबल ही नहीं है और आपने डिडक्शन नहीं किया तो कोई गुनाह थोड़ी किया, तो वहां कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। डिसअलाउंस वहां होगा जहां पेमेंट में से टैक्स डिडक्टिबल है और आपने नहीं किया। ओके, और दूसरा गुनाह क्या है? आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड। ये सेकेंड गुनाह, हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(1). और ड्यू डेट क्या है वो आप सबको मालूम है। नॉन ऑडिट असेसी के लिए 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, ऑडिट वालों के लिए 30 सितंबर होता है, और ट्रांसफर प्राइसिंग केस में जिनको ऑडिट लगता है, ट्रांसफर प्राइसिंग में सीए से ऑडिट करवाना पड़ता है, वो अलग ही केस है, बाद में बताऊंगा, उनको 30 नवंबर का ड्यू डेट रहता है। तो ये ड्यू डेट्स के अंदर अगर तुमने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं किया तो फिर क्या होगा? full disallowance, 100% disallowance of what? Interest, royalty or fees for technical services. These are the expenses which will be disallowed. इसका भी मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले एक प्रोविजो भी देख लेते हैं। प्रोविजो क्या कहता है? देखो, however where tax has been deducted in any subsequent year, इसको पश्चाताप का मौका कहते हैं। पश्चाताप, आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, अब आपको अगर क्लेम करना है, माफी चाहते हो, तो क्या करो कि आने वाले समय में जब और कोई पेमेंट उस असेसी को करोगे
तो उसमें वो पुराना टीडीएस जो काटना भूल गए थे वो काटने का और गवर्नमेंट को पे कर देने का, तो पुराना गुनाह माफ हो जाएगा। जो एक्सपेंस हमने पहले डिसअलाउ कर दिया वो अगले साल या जो भी साल में आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे अलाउ कर देंगे, ऐसा है। So has been deducted in any subsequent year or has been deducted during the previous year but paid after the said due date। दो गुना थे ना, या तो अपन ने काटा ही नहीं था तो बाद में काट लेंगे, या काटा था लेकिन भरा नहीं था तो बाद में भर देंगे। So either deducted subsequently or paid subsequently after due date. Such sum shall be allowed as a deduction in computing the income of the previous year in which such tax has been paid to the government। जब हम काट के गवर्नमेंट को पे कर देंगे उस साल में अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो इसमें कितने तरह के पॉइंट्स आएंगे, लेट मी एक्सप्लेन। अपन देखते हैं एग्जाम्पल से तो समझ में आएगा। ये अपना प्रीवियस ईयर और ये ड्यू डेट ऑफ ROI which can be 31st of July or 30th of September or 30th of November as the case may be, कोई भी एक होगा। करेक्ट? तो अब मैं डेट्स को हटा देता हूं, आई वांट स्पेस हियर। 31st जुलाई, 30th सितंबर और 30th नवंबर एज द केस मे बी। समझ में आ गया? गुड। अब देखो कितने अलग अलग सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। अब ये प्रीवियस ईयर है जिसमें एक्सपेंस इनकर हो चुका है। क्या? इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस पेएबल टू किसको? नॉन रेसिडेंट। पेएबल किसको है? नॉन रेसिडेंट। और सिमिलर सम भी है लेकिन वो ठीक है। पेएबल टू नॉन रेसिडेंट, दिस इज द एक्सपेंस इनकर्ड। नाउ पहला केस है, फर्स्ट सिचुएशन लेता हूं, नो टीडीएस। टीडीएस हमने काटा ही नहीं प्रीवियस ईयर के अंदर। ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के अंदर हमने टीडीएस काटा ही नहीं, तो फिर ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। कंप्लीटली डिसअलाउ कर देंगे इसको। डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर, ये जो करंट प्रीवियस ईयर है जिसमें एक्सपेंडिचर इनकर हुआ था उसमें डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब क्या किया मैंने कि अगले साल, अच्छा ये ड्यू डेट है, अगले साल मैंने ड्यू डेट के पहले इसी अमाउंट पे टीडीएस काट लिया और गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। ड्यू डेट के पहले ही पे भी कर दिया। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, सबसे पहले ले रहा हूं मैं जिसमें लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में, तो सबसे पहले ही ले लेता हूं उसको। देखो प्रीवियस ईयर में हमने डिडक्शन किया ही नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर के बाद, लेकिन ड्यू डेट के पहले मैंने टीडीएस काट भी लिया और उसका गवर्नमेंट को पेमेंट भी कर दिया। मान लो कि इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट मैं एंजेलिना को हर महीने पे करता हूं, तो ये साल में तो मैंने डिडक्शन किया नहीं, लेकिन अगले अप्रैल मई जून में जब मैं अपने सीए के पास गया उसने कहा टीडीएस नहीं काटे, मैंने बोला यार गलती हो गई, तो उसे बोला अब भी काट ले। तो इधर अप्रैल मई जून का जो मैं इंटरेस्ट उसको देने वाला हूं उसमें से इस समय का तो टीडीएस काट ही लूंगा, ये जो इधर नहीं काटा था वो भी काट लूंगा और गवर्नमेंट को पे भी कर दूंगा। सब ड्यू डेट के पहले हो गया, पेमेंट भी हो गया ड्यू डेट के पहले। तो सवाल यह है कि क्या इस प्रीवियस ईयर में मुझे डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का कि डिसअलाउ हो जाएगा? मैंने लिख तो दिया है लेकिन आप बताओ, मैं चेंज भी कर सकता हूं। यहां टीडीएस नहीं काटा लेकिन ये ड्यू डेट के पहले काट के भर भी दिया है, सो विल आई गेट डिडक्शन इन दिस ईयर? ये जो इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस का पेमेंट है क्या उसका डिडक्शन मिलेगा कि वो डिसअलाउड ही रहेगा? तो आंसर है, सही आंसर बता ही देता हूं, डिसअलाउड ही रहेगा। ये जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न का फंडा है और उसमें जो लिखा है कि आप पेमेंट हो जाना चाहिए, ये उस केस में है जब आप प्रीवियस ईयर के अंदर टीडीएस काट चुके हो। अगर मैं 31 मार्च के पहले टीडीएस काट लेता हूं, अकाउंटिंग एंट्री पास करना है, काट लेता हूं, तो मेरे को ड्यू डेट तक भरने का समय है।
कि प्रीवियस ईयर में नहीं भरा, कोई बात नहीं, ड्यू डेट के पहले भर दो तो चलता है। लेकिन अगर काटा ही नहीं है तो नहीं चलता, फिर ये ड्यू डेट का कोई फंडा नहीं है। तो अब मैंने जब यहां टीडीएस काट के भरा तो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन हियर। तो इस प्रीवियस ईयर में अब मेरे को डिडक्शन मिलेगा, यहां डिडक्शन मिलेगा। जब मैंने पे किया ना तब मेरे को इस साल में डिडक्शन मिलेगा, इस साल में नहीं मिलेगा, इस साल में डिसअलाउड रहेगा और इस साल में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट केस। ये सब आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ, इस केस को लिख लो, पॉज करो, लिख लो। सेकेंड केस बताता हूं, नो टीडीएस, प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटा ही नहीं तो फिर से क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउड इन दिस प्रीवियस ईयर। अब मैंने इसका टीडीएस ड्यू डेट के बाद काटा और गवर्नमेंट को भरा तो फिर क्या होगा, डिडक्शन कब मिलेगा, ये इस साल में मिलेगा। जिस साल में भी आप ये पे करते हो उस साल में डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अलाउड एज डिडक्शन, जब ये पे करोगे तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो चाहे आप ड्यू डेट के पहले करो चाहे ड्यू डेट के बाद करो, दोनों ही केस में करंट ये फर्स्ट ईयर में डिडक्शन डिसअलाउ ही होना है। और अलाउ कब होना है, जब आप उसको पे करोगे तब, चाहे वो ड्यू डेट के पहले हो चाहे वो ड्यू डेट के बाद हो, जो भी हो। आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है नो टीडीएस का पॉइंट। लिखे? वेरी गुड। हो गया यहां तक? तो मैं आगे चलूं? वेरी गुड। तो अब देखो, अब चेंज करता हूं मैं, now in this example what we'll do is हम टीडीएस काट लेते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो चुका है, करंट ईयर में टीडीएस 31 मार्च के पहले कट चुका है। वी हैव डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स, काट लिया। अब काट लिया तो पहला केस लेते एंड पेड ऑल्सो इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, प्रीवियस ईयर खत्म होने के पहले पे भी कर दिया तो क्या होगा, नो डिसअलाउंस, अलाउड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है वो अलाउ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा केस, टीडीएस काट तो लिया है लेकिन भरा नहीं है, और भरा कब, अगले साल भरा लेकिन ड्यू डेट के पहले। करंट ईयर में काट लिया था, भरा नहीं था, और भरा कब है, ड्यू डेट के पहले। तो क्या होगा, ड्यू डेट के पहले अगर भर दिया है आपने इस पीरियड के अंदर, ड्यू डेट के पहले पहले, करंट ईयर के बाद लेकिन ड्यू डेट के पहले, तो क्या होगा, विल इट बी डिसअलाउड, विल द एक्सपेंडिचर बी डिसअलाउड हियर, नो, नो डिसअलाउंस। नो डिसअलाउंस, क्यों, क्योंकि टाइम दिया था ना, ड्यू डेट के पहले भरो बोला था गवर्नमेंट ने, हमने भर दिया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बट पेड बिफोर द ड्यू डेट, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डिसअलाउंस। तीसरा केस है कि टीडीएस काट तो लिया था, भरा नहीं है, प्रीवियस ईयर में भी नहीं भरा, ड्यू डेट तक भी नहीं भरा, इसके बाद भरा तुमने जाके, यहां पे किया ड्यू डेट के बाद, तब क्या होगा, तब यहां पर हो जाएगा डिसअलाउंस। द एक्सपेंडिचर, द इंटरेस्ट, द रॉयल्टी, द फीस will be disallowed as an expenditure and it will be allowed when this payment is made. जो एक्सपेंस हमने यहां डिसअलाउ कर दिया इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस का, वो फिर यहां जब आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे तब वही खर्चा, वही इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस अलाउ हो जाएगी एज डिडक्शन।
आ रहा है समझ में? तो दोनों में डिफरेंस है। नो टीडीएस वाला केस अलग है और टीडीएस काट लिया नहीं भरे वाले का केस अलग है। टीडीएस काट लिया है नहीं भरा है तो ड्यू डेट तक टाइम मिलता है आपको, आप यहां तक पे कर दो, पे कर दोगे तो यहाँ डिसअलाउंस होगा ही नहीं, यू विल गेट फुल डिडक्शन। और अगर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करोगे तो फिर यहाँ डिसअलाउ हो जाएगा, एंड देन इट विल बी अलाउड इन द ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड। आए समझ में? क्लियर है? वेरी गुड। और डिसअलाउंस कितना है? 100% डिसअलाउंस, और जब आप भर दोगे तो वो पूरा एक्सपेंडिचर 100% अलाउ कर दिया जाएगा। तो छड़ी और कैरेट अप्रोच है, स्टिक एंड कैरेट अप्रोच। दिस इज स्टिक डिसअलाउंस एंड दिस इज कैरेट अप्रोच अलाउंस। मान लो कि अगर सिर्फ डिसअलाउंस करते तो आप कहते चलो एक्सपेंडिचर तो डिसअलाउ हो गया है, अब मैं गवर्नमेंट को टीडीएस भरूंगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो तुम एक काम करो, तुम टीडीएस भर तो दो, बाद में गुनाह कर दिया, हमने सजा दे दी, अब भर तो दो, गुनाह को तुम सुधार लो, हम तुम्हारा एक्सपेंडिचर वापस से तुमको अलाउ कर देंगे। तो कैरेट है, मूला, उसको मूला दिखाएगा भैया तू देख तेरे को डिडक्शन चाहिए क्या, तो टैक्स तो भर दे, तो असेसी विल पे टैक्स एंड देन ही विल गेट द डिडक्शन। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रहता है ना, वैसे चलता है। और डिसअलाउंस करने का भी पर्पस क्या है, देखो इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे। डिसअलाउंस में क्या होता है कि असेसी का एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो गया, यानी उसकी इनकम में ऐड हो गया, तो उसके हाथ में टैक्स लग गया ना, तो जो टैक्स नॉन रेसिडेंट पे करने वाला था वो टैक्स तुमसे वसूल कर लिया गवर्नमेंट ने। एज सिंपल इज दैट। यहां तक समझ में आए? अब ये तो जो लिखा है वो समझा दिया, अब कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। एक कंट्रोवर्सी के पहले एक और पॉइंट बता दूं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड। ये प्रीवियस ईयर, फिर ये उसके बाद का अपना असेसमेंट ईयर जिसमें अपना ड्यू डेट आता है, डीडी ड्यू डेट फॉर रिटर्न, और उसके बाद का साल कोई होगा। अब यहां पे अपने एक्सपेंस इनकर किया था, इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट, हमने टीडीएस काटा ही नहीं, नो टीडीएस, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर नो टीडीएस, तो डिसअलाउ हो चुका, एक्सपेंस डिसअलाउड है ना, एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि अगले साल में टीडीएस काटा, लेकिन उसके बाद के साल में गवर्नमेंट को पे किया। इस साल में जो जिस साल का एक्सपेंडिचर है उस साल में तो काटा ही नहीं, तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया। अगले साल में टीडीएस काट तो लिया है लेकिन गवर्नमेंट को भरा नहीं है, गवर्नमेंट को पेमेंट किया उसके अगले साल में, तो फिर मेरे को ये एक्सपेंडिचर का डिडक्शन किस साल में मिलेगा? इस साल में मिलेगा क्या, जब मैंने टीडीएस काटा तब, या उस साल में जब मैंने पे किया तब? तो आंसर है जब पे करोगे तब डिडक्शन मिलेगा। सो दिस एक्सपेंस allowed as deduction of the year in which the tax is paid to the government, not when it is deducted but when it is paid। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। ओके, वेरी गुड। फिर एक पॉइंट समझाता हूं, कंट्रोवर्शियल पॉइंट, कि ये है अपना प्रीवियस ईयर, हमने इंटरेस्ट पे किया, पेड टू एनजी, शॉर्ट में मैं उसको एनजी कहता हूं, एंजेलिना माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड, रुपीज 70 lakhs, 70 लाख का इंटरेस्ट उसको पे किया, एंड नो टीडीएस, मैं टीडीएस काटना भूल गया, ये ड्यू डेट है रिटर्न का, डीडी ऑफ आरओआई, उसे को खास मतलब नहीं है। तो अच्छा चलो मैंने तो नहीं काटा, लेकिन ये जो एनजी है द रिसीवर, शी फाइल्स her return of income in India, shows income of 70 lakhs
and pays tax on it. उसने टैक्स भी भर दिया 70 लाख रुपए के उनका इनकम के ऊपर, मेरे लिए खर्चा है, उसके लिए तो इनकम है ना, एंजेलिना के लिए इनकम है. फारूक पेज टू एंजेलिना, तो फॉर फारूक इट इज एक्सपेंस, फॉर एनजी इट इज इनकम. अब मैं उसका टीडीएस काटना भूल गया, गवर्नमेंट ने मेरे को कहा था काट के देना, मैंने नहीं काटा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन एंजेलिना ने अल्टीमेटली रिटर्न ऑफ इनकम भर दिया है, इनकम को शो भी कर दिया है और टकसुआ भी भर दिया है. तो गवर्नमेंट का तो काम हो गया ना, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, मिल गया. तो मैंने अपने फर्ज में क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, यानी मैंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, मेरे को काटने का था, मैं नहीं काट, मगर उसने तो टैक्स भर दिया ना, तो गवर्नमेंट का काम तो हो गया है. गवर्नमेंट हैज रिसीव द टैक्स, सो शुड दे डिसअलाउ दिस एक्सपेंडिचर टू मी. मेरा जो खर्चा है क्या वो डिसअलाउ होना चाहिए. तो यहां पर कुछ कोर्ट्स के डिसीजंस है, एक सिटी बैंक इंडिया का केस है और 2-4 केसेस है जहां पे कोर्ट ने कहा है कि द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 इज रिकवरी ऑफ टैक्स बाय द गवर्नमेंट. इस सेक्शन का मेन पर्पस है रिकवरी ऑफ टैक्स. जो टैक्स नॉन रेसिडेंट से रिकवर करना है वो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए. अगर वो नहीं मिलता तो गवर्नमेंट का नुकसान होता है. इसलिए गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी कि मेरे को टैक्स काट के देना है, मैं अपनी जिम्मेदारी में चूक कर गया. और हो सकता है कि एंजेलिना पैसे लेके भाग जाए, वो इंडिया में टैक्स ही ना भरे, तो गवर्नमेंट का नुकसान होता है. गवर्नमेंट का नुकसान होता है इसलिए उन्होंने डिसअलाउ किया. एक्सपेंस डिसअलाउ मींस आई विल हैव टू पे टैक्स आउट ऑफ माय पॉकेट. तो गवर्नमेंट का काम हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, एंजेलिना से नहीं तो फारूक से सही, गवर्नमेंट का काम हो गया. लेकिन अगर एंजेलिना ने टैक्स भर दिया, अगर एंजेलिना ने टैक्स भर दिया तो क्या फारूक के हाथ में डिसअलाउ करके उससे भी वसूल करेंगे टैक्स? ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना. इफ एंजेलिना हैज पेड द टैक्स वॉलंटरीली तो फिर मेरा गुनाह माफ हो जाना चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट का काम हो गया है, उसको टैक्स चाहिए, उसको टैक्स मिल गया. तो कोर्ट ने कहा है ऐसे केस में कि अगर नॉन रेसिडेंट रिसीवर पे कर देती है टैक्स तो फिर ये जो पर्सन है उसको हम डिसअलाउ नहीं करेंगे. नो डिसअलाउंस. नो डिसअलाउंस should be done in the case of the payer of income. आगे समझ में, लॉजिक समझ में आए. रिलेशन, इसमें को रिलेशन. मेरे को टैक्स आपका काटना था क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं मालूम कि आप टैक्स भरेंगे कि नहीं, बिकॉज यू आर नॉन रेसिडेंट. क्या भरोसा आप इंडिया आएंगे, टैक्स भरेंगे नहीं भरेंगे, हु नोस. तो मेरे पे जिम्मेदारी डाली कि मैं आपका टैक्स काट लूं. अब मैं अपनी जिम्मेदारी को भूल गया, लेकिन आपने तो टैक्स भर दिया ना इंडिया में, तो आपने टैक्स भर दिया तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो इसलिए वो डिसअलाउ नहीं किया जाएगा. ठीक है. तो ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, केस लॉ बेस्ड पॉइंट है, लॉ में नहीं लिखा है, मगर केस लॉ में कोर्ट ने कहा है कि इट विल नॉट बी डिसअलाउड. तो याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लिखने का, एज पर द डिसाइडेड केसेस देयर विल बी नो डिसअलाउंस इन सच केस. ओके, चलो फिर वापस आते हैं. तो यहां तक अपन ने देखा और पश्चाताप भी साथ में देखा, समझ में आ गया आपको. फिर उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन दिया, एक सर्कुलर है 3/2015 डेटेड 12th of February 2015. ये बहुत सिंपल पॉइंट है. क्या है कि अपन जब पेमेंट करते हैं, पेयर है ये जब पेमेंट करता है नॉन रेसिडेंट को, तो हो सकता है कि ये अमाउंट नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल इन इंडिया हो, और हो सकता है कि इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. जो अमाउंट हम उसको पे कर रहे हैं, इट मे बी टैक्सेबल इन इंडिया और इट मे नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया. अगर टैक्सेबल है तो अपने को टीडीएस काटने की भारी जिम्मेदारी है, और अगर हम टीडीएस नहीं काटेंगे या काटने के बाद गवर्नमेंट को नहीं भरेंगे तो फिर ये सेक्शन के अंदर डिसअलाउ होना चाहिए. करेक्ट. क्योंकि देखो टैक्सेबल है तो इस पे गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो अपने को बोला भैया काट के दो,
है ना, और नहीं काटेंगे तो फिर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स में आ सकता है, इसने हमको डिसअलाउ किया, तो समझ में आता। लेकिन अगर उसके हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट को जो हमने पेमेंट किया वो उसके हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है, इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को वैसे भी टैक्स नहीं मिलने वाला। तो फिर ऐसे ही केस में अगर अपन ने टीडीएस नहीं काटा तो क्या डिसअलाउंस होगा? क्या यहां भी डिसअलाउंस होगा? तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जब वो अमाउंट टैक्सेबल ही नहीं है तो उसमें टीडीएस काटो मत काटो क्या फर्क पड़ता? हम काट भी लेंगे तो आदमी आखिर रिफंड लेके जाएगा, और हम नहीं काटेंगे तो अच्छी बात। तो फिर ये सर्कुलर उन्होंने इसीलिए इशू किया है कि अगर ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं है तो फिर आपको टीडीएस की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आप नहीं काटोगे तो देयर विल बी नो डिसअलाउंस अंडर 40A1। अरे समझ में? तो टैक्सेबल है तो काटो, टैक्सेबल नहीं है तो मत काटो, ऐसा है, सिंपल लॉजिक। तो वो देखो वहां पे सर्कुलर में दिया है पूरा, सर्कुलर की लैंग्वेज शायद समझ में ना आए इसलिए मैंने पहले आपको समझा दिया। क्या बोलता है देखो, द सीबीडीटी हैज इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स अंडर सेक्शन 119, इतना लंबा चौड़ा लिखा रहता है, अभी आपको कुछ नहीं समझेगा, ये सब भूल जाओ। Clarified that for the purpose of making disallowance of any other sum chargeable under 40A1, the appropriate portion of the sum which is chargeable to tax shall form the basis of disallowance। यानी जो भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को, वो अगर चार्जेबल टू टैक्स है इंडिया में, देन इट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ डिसअलाउंस। अगर वो सम चार्जेबल ही नहीं है, देन इट विल नॉट बी डिसअलाउड। Further, the appropriate portion shall be the same as determined by assessing officer। तो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि कितना पोर्शन चार्जेबल है और कितना नहीं है। Having jurisdiction for the purpose of 195, also where the determination of any other sum chargeable has been made under subsection 2, 3 and 7 of 195, such determination will form part of the basis of disallowance। ये सब 195 सेक्शन है, ये अभी आप भूल जाओ इस सबको, बस याद रखो कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं ये टीडीएस के चैप्टर में बाद में समझ में आएगा। अभी बस याद रखो कि हम जो पेमेंट नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं, अगर वो उसके हाथ में चार्जेबल है इंडिया में, तो अपन टीडीएस काटने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, और नहीं काटने पे डिसअलाउंस होता है। और जो सम हम पे कर रहे हैं अगर वो चार्जेबल ही नहीं है तो उस पर टीडीएस की जिम्मेदारी नहीं आती। तो आया समझ में? सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, सम्स पेएबल टू नॉन रेसिडेंट पर्सन। अब आते हैं सम पेएबल टू रेसिडेंट पर्सन। हम जो रेसिडेंट लोगों को यही इंडिया में अपने लोकल पेमेंट्स जो करते हैं, जिसपे टीडीएस काटने का रहता है, और हमने अगर नहीं काटा तो उसमें भी डिसअलाउंस है। मगर यहां पे लोकल पेमेंट में, रेसिडेंट पेमेंट में डिसअलाउंस है 30% एंड नॉट फुल 100%। बाकी पूरा लॉजिक सेम है जो मैंने आपको उसमें समझाया 1 में। एक तो नहीं काटना, या काटने के बाद भरना नहीं ड्यू डेट के पहले। लॉजिक इज सेम, ओनली डिफरेंस इज दैट फॉर नॉन रेसिडेंट पेमेंट्स द डिसअलाउंस वाज 100% एंड फॉर रेसिडेंट पेमेंट्स the disallowance will be 30%। okay, तो देखो लिखा है, on which tax is deductible at source and such tax has not been deducted, गुनाह नंबर 1 not been deducted, or after deduction has not been paid on or before the due date of filing return of income under 139(1), ये गुनाह नंबर 2। और ड्यू डेट तो वही रहता है, जुलाई, सितंबर, नवंबर एज केस में भी। फिर प्रोविजो भी वही है, हाउएवर वेयर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, गुनाह नंबर 1 को रेक्टिफाई कर दिया, डिडक्शन कर लिया, या फिर हैज बीन डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर बट पेड आफ्टर द ड्यू डेट, गुनाह नंबर 2 का रेक्टिफिकेशन, ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर दिया, देन 30% ऑफ द सम shall be allowed as deduction in computing income of that year in which the tax has been paid। जो 30% हमने पहले डिसअलाउ कर दिया, वही 30% बाद में अलाउ कर देंगे।
तो 30 डिसअलाउ है, 30 अलाउ है, सिंपल। एंड फर्दर, अब यहां देखो, वहां वो जो कंट्रोवर्शियल इशू बताया था ना, जिसमें केस लॉ में कहा था कोर्ट ने कि अगर सामने वाला भर दे, पेई अगर अपना टैक्स भर दे तो पेयर को डिसअलाउ नहीं होना चाहिए। तो वहां तो केस लॉ बेस्ड है, ये जो क्लॉज 1A है यहां पे सेक्शन के अंदर ही जो उन्होंने लिख दिया है। सो वेरी गुड, दैट इफ टैक्स ऑन सच इनकम हैज बीन पेड बाय द पेई, देखो पेई जिसको हमने पेमेंट किया वो जाके अपना टैक्स भर देता है इस इनकम के ऊपर थ्रू हिज रिटर्न ऑफ इनकम, then it shall be deemed that assessee NMA has deducted and paid the tax on the date of furnishing ROI by the payee. पेई ने जब अपना रिटर्न भर दिया उस दिन मैंने डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भर दिया, ऐसा माना जाएगा। सिंपल। तो देखो इसको भी अपन 2-4 एग्जांपल्स में स्टडी करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स कैन कम इन द एग्जाम। तो पहले तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के प्रोफेशनल फीस ले लेते हैं। प्रोफेशनल फीस पेएबल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो 194J के अंदर इसका TDS आता है, ठीक है। 194J में TDS काटना पड़ता है। तो चलो देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर है और ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो पहला केस नो TDS, अपन ने टैक्स काटा ही नहीं, पहला केस नो TDS। लेकिन ड्यू डेट के पहले टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? ड्यू डेट के पहले TDS काट के पेमेंट कर दिया तो क्या होगा? विल इट बी अलाउड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ? जब इनकर किया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड है, तो क्या इस साल में ही अपने को डिडक्शन मिल जाएगा? नो, इट विल बी डिसअलाउड हियर। कितना? 30%। तो 30% ऑफ द अमाउंट विल बी डिसअलाउड। मान लो कि 1 लाख का फीस है CA का, तो 30,000 रुपए डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और ये 30,000 जो यहां डिसअलाउ कर दिया जाएगा वो यहां पर अलाउ कर देंगे। तो जो 30 यहां डिसअलाउ किया वही 30% यहां पे अलाउ कर देंगे। दूसरा पॉइंट, नो TDS, तो अगेन 30% डिसअलाउ, और यही TDS अपन ने ड्यू डेट के बाद काटा और गवर्नमेंट को पे किया तो क्या होगा? तो भी सेम होगा, 30% विल बी अलाउड इन दैट ईयर। जिस साल में अपन गवर्नमेंट को पे कर देंगे तो जो 30 यहां पे डिसअलाउ हुआ वो 30 यहां पर अलाउ कर देंगे। अब इसमें 2 पॉइंट और लेता हूं। हमने तो TDS नहीं काटा, लेकिन पेई ने क्या किया? ही पेज टैक्स एंड फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द ड्यू डेट। पेई ने टैक्स भर दिया और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल भी कर दिया ड्यू डेट के पहले, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ? क्या अपना एक्सपेंडिचर यहां अलाउ कर दिया जाएगा कि डिसअलाउ करेंगे? तो आंसर है यहां भी डिसअलाउ करेंगे, 30% डिसअलाउंस करना पड़ेगा। और ये 30% जो यहां डिसअलाउ किया वो ये पेई जब रिटर्न भर देगा उस दिन अपने को 30% अलाउ कर दिया जाएगा। ये जरा गौर से सुनो, हाँ, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कंफ्यूजिंग है, बाद में आप कंफ्यूज होंगे। क्या लिखा है लॉ में कि जब पेई टैक्स भरता है इस इनकम के ऊपर और जब वो रिटर्न फाइल करता है, सो व्हेन ही फाइल्स द रिटर्न, उस दिन ये डीम किया जाएगा कि हमने TDS काट के भर दिया। उस दिन, इस दिन जब पेई ने भरा उस दिन ये डीम किया जाएगा कि हमने काट के भर दिया। तो हमने काट के भर दिया, ये डीमिंग फिक्शन है। तो हमने काटा, कब काटा? जब इसने रिटर्न भरा। तो केस तो वही हो जाएगा ना, नो TDS हियर एंड टैक्स डिडक्टेड हियर, क्योंकि जब ये रिटर्न भरता है,
जब ये रिटर्न भरता है तब ये डीमिंग फिक्शन लगता है। क्या डीमिंग फिक्शन? ये वाला डीमिंग फिक्शन कि हमने टीडीएस काट के भरा। जब उसने रिटर्न भरा तब हमने टीडीएस काटा, ये डीमिंग फिक्शन। तो काटा तो अगले साल में ही जाएगा ना, इस साल में तो काटा ही नहीं, इसलिए यहां डिसअलाउ होगा और यहां पे अलाउ होगा। आ रहे समझ? तो जब उसने काटा तब हमने काटा, जब उसने आरओआई भरा, या आरओआई का जो डेट होता है उसका, ये डीमिंग फिक्शन में आता है कि इस दिन हमने टीडीएस काटा, तो ये तो अगले साल में ही जाएगा ना, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में डिसअलाउंस और फिर यहां पे अलाउंस। और फोर्थ केस है कि हमने टीडीएस नहीं काटा है, तो 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा और पेई ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरा है, टैक्स पेड बाय पेई एंड आरओआई फाइल्ड। तो आरओआई जिस दिन भरा उस दिन हमने काटा, ऐसा माना जाएगा। तो अगर हमने काटा यहां तो क्या होगा? here the expense will be 30% disallowed and here it will be allowed। तो जो 30% यहां डिसअलाउ करेंगे वही 30% यहां पर अलाउ करेंगे। आ रहा है समझ? गुड। तो ये तो हो गया 4 केसेस जहां पे टीडीएस है ही नहीं। फिर या तो अपन खुद भर दे ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट के बाद, या फिर पे टैक्स भर दे ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट के बाद। तो ये 4 केसेस हो गए। आंसर तो वही रहेगा, चाहे हम भर दे वॉलंटरीली या पे ही भर दे। हम भरेंगे तो भी वही होगा, पे ही भर देगा तो भी वही होगा। ये चारों लिख लिया? गुड। फिर बताता हूं कि अगर हम टीडीएस काट लेते हैं और भरते नहीं है, तो उस केसेस में क्या होगा, लेट्स सी। तो पहला केस, टीडीएस काट लिया है मगर भरा नहीं है और हमने पे किया गवर्नमेंट को ड्यू डेट के अंदर, ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया, तो क्या होगा? नो डिसअलाउंस, है ना? देयर विल बी नो डिसअलाउंस। अपने को एक्सपेंस का डिसअलाउंस होगा ही नहीं, नो डिसअलाउंस बिकॉज वी हैव पेड इट बिफोर द ड्यू डेट। दूसरा केस के टीडीएस काट तो लिया है अपन ने लेकिन पे नहीं किया, ड्यू डेट तक भी नहीं किया, ड्यू डेट के बाद पे किया, यहां हमने गवर्नमेंट को पे किया, तब क्या होगा? तब ये होगा कि यहां पे अपने को 30% डिसअलाउंस हो जाएगा। 30% एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। और ये 30% जो डिसअलाउ होगा वो अलाउ कब करेंगे? जब आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सिंपल। और अगर तुमने तो नहीं काटा, यानी तुमने काट लिया है सॉरी, मगर भरा नहीं, एंड पेज टैक्स, ये क्या होता है कि अपन टीडीएस भरते नहीं ना, तो अपन भरेंगे नहीं। तो प्रैक्टिकली बताता हूं थोड़ा सा, जब हम टीडीएस भरेंगे नहीं तो सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ही विल हैव टू पे टैक्स। यानी उसने अपना रिटर्न भरा और उसने टैक्स पे कर दिया, क्योंकि मैंने जो काटा था उसका क्रेडिट उसको मिला नहीं क्योंकि मैंने पे किया नहीं था, तो उसने टैक्स भर दिया। अगर वो टकसवा पे कर देगा तो मेरे को यहां डिसअलाउंस होगा क्या? नो। क्यों? क्योंकि ये केस कौन सा होगा? मैं टीडीएस काट चुका हूं, टीडीएस काट चुका हूं और पे ने टैक्स भर दिया, तो जिस दिन पे ने टैक्स भर दिया उस दिन मैंने भर दिया ऐसा मानेंगे। उसने भरा यानी मैंने भरा, उसने भरा मैंने भरा मानोगे, तो क्या होगा कि टीडीएस काट भी लिया है, ड्यू डेट के पहले पेमेंट भी हो गया है, तो यहां पे कोई डिसअलाउंस होगा ही नहीं, नो डिसअलाउंस। और अगर मैंने टीडीएस काटा है, पेई ने टैक्स भरा है
एंड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है कब? ड्यू डेट के बाद। तो पेई ने टैक्स भरा और रिटर्न फाइल किया ड्यू डेट के बाद, तो मैंने गवर्नमेंट को पे किया कब? ड्यू डेट के बाद। पेई ने भरा यानी मैंने भरा, तो उसका रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट के बाद है, रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के बाद है। तो मैंने भरा कब? ड्यू डेट के बाद। तो फिर क्या होगा कि यहां अपने को 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा और फिर यहां पे 30% अलाउ कर दिया जाएगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं सॉरी, परम्यूटेशंस। कॉम्प्लिकेशन तो वर्ड अपनी डिक्शनरी में नहीं है। समझ में आया? तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। फिर और एक पॉइंट वही बता दूं कि अगर ये प्रीवियस ईयर है जहाँ पे एक्सपेंस अपन ने इनकर किया था, फिर ये उसके बाद का साल, फिर ये उसके और एक बाद का साल, और यहाँ अगर अपन ने टीडीएस काटा लेकिन भरा अगले साल में नहीं भरा, उसके और एक साल बाद भरा, तो क्या होगा कि यहाँ 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा एक्सपेंडिचर, और वही अलाउ कब करेंगे? जब आप पेमेंट करोगे तब अलाउ करेंगे 30% अलाउ। या दूसरा केस कि नो टीडीएस है तो भी क्या होगा? 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और फिर अगले साल में आपने टीडीएस काटा लेकिन भरा नहीं, और भरा उसके अगले साल, तो फिर ये जो डिसअलाउंस यहां हुआ है बिकॉज ऑफ नो टीडीएस, ये अलाउ कब होगा? इस साल में होगा क्या? जब आप टीडीएस काट लेते हो? नहीं, अलाउ कब होगा ये एक्सपेंस? जब आप पेमेंट कर दोगे। तो यहां पे 30% अलाउ किया जाएगा। यानी इट इज ऑलवेज, जो पश्चाताप होता है वो टीडीएस काटने पर नहीं होता, पेमेंट करने पर होता है। गवर्नमेंट को पेमेंट मिलना चाहिए टीडीएस का। आए समझ में? वेरी गुड। तो ऐसे पॉइंट्स है इसमें। और उसके बाद आई बी है, वो भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट इस लेक्चर में, फिर कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। एनी कंसिडरेशन पेड और पेएबल टू अ नॉन रेसिडेंट, फिर से नॉन रेसिडेंट आया, फॉर अ स्पेसिफाइड सर्विस on which equalization levy is deductible under the provisions of Chapter 8 of Finance Act 2016, and such levy has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date under 139(1). सिंपल पॉइंट है भी, बस इसमें इनकम टैक्स डिडक्शन की जगह इक्वलाइजेशन लेवी का डिडक्शन है। अब ये क्या है देखो, बता दो, बहुत सिंपल है। ऑनलाइन सर्विसेज जो फॉरेन से इंडिया में आती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस सर्विसेज, जैसे गूगल है वगैरह, जो फॉरेन कंपनीज है, हम उनके वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं और उनको हम पेमेंट करते हैं। अब उनका जो रिसीट है, जो इनकम है, वो इंडिया में इनकम टैक्स पे टैक्सेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्यों टैक्सेबल नहीं है? बिकॉज फॉर देम द एक्रूवल एंड रिसीट इज आउटसाइड इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगा सकता। अच्छा सॉरी, ये मैं आपको देखो लिख के बताता हूँ, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये अपन रेसिडेंट पर्सन फारूक हक क्लासेस, और ये एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर अपन एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि अपने प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। तो मैं एक फॉरेन वेबसाइट पे अपना एडवर्टीजमेंट करता हूँ, एडवर्टीजमेंट ऑन फॉरेन वेबसाइट। किसका वेबसाइट? ये नॉन रेसिडेंट का वेबसाइट, और उसका पेमेंट मैं उसको करूंगा। मान लो कि 10 लाख का पेमेंट किया है मैंने इस साल में एडवर्टीजमेंट का, ऑन नॉन रेसिडेंस वेबसाइट आउटसाइड इंडिया। तो ये इनकम जो ये नॉन रेसिडेंट की हुई, 10 lakhs इज इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड 10 lakhs इज एक्सपेंस,
फॉर द रेसिडेंट पर्सन, मेरे लिए खर्चा है, उसके लिए इनकम है। अब सवाल क्या होता है कि ये इनकम क्या इसके हाथ में टैक्सेबल है, टैक्सेबल टू इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स में टैक्सेबल है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि उसका एक्रूअल ऑफ इनकम इंडिया के बाहर, रिसीट भी इंडिया के बाहर। वो अपने को सर्विस दे रहा है, लेकिन सर्विस कहां दे रहा है? फॉरेन में। So his accrual of income is outside India, receipt of income is also outside India, and hence it is not taxable to income tax. तो इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि यार इस पे तो अपना नुकसान हो गया, ये तो इनकम टैक्स मिल नहीं रहा इस पे। तो उन्होंने, एक कहावत है ना हिंदी में, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करके निकालो। तो गवर्नमेंट ने भी अपनी उंगली को टेढ़ी किया और कहा कि ठीक है, इनकम टैक्स नहीं लगता जाने दो, हम एक अलग से टैक्स लगाएंगे कॉल्ड एज इक्वलाइजेशन लेवी। तो एक नया टैक्स लगाया। इक्वलाइजेशन लेवी इनकम टैक्स नहीं है, याद रखना मेरी बात, इट इज नॉट इनकम टैक्स, इट इज इक्वलाइजेशन लेवी। इसका नाम दिया इक्वलाइजेशन लेवी, इट्स अ न्यू टैक्स, सेपरेट टैक्स। और बोला कि हम जो जो सर्विसेज को प्रिस्क्राइब करेंगे इसमें, उस पे इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज होगा। फिर इसका रेट उन्होंने डिसाइड किया एट प्रिस्क्राइब रेट। आपको रेट याद नहीं करने का, यहां पर तो नहीं, तो एक रेट से उसको टैक्स करेंगे। साथ में ये कहा, तो यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं तो समझ में आएगा। इनकम टैक्स ये हो गया, अब ये सेपरेट, तो इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज कर दिया और कहा कि ये जो पेयर है, ये जब ये पेमेंट करेगा 10 लाख रुपए का, तो उसको डिडक्शन करना है। तो जैसे अपन टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो वो इनकम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहलाता है। ये कहलाएगा इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये जो भी रेट से इक्वलाइजेशन लेवी रखता है, वो पेयर को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो इसका, तो टीडीएस की जगह ELDS में लिखता हूं, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, ELDS, यस। तो समझ में आएगा। TDS क्या होता है? इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ELDS क्या है? इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड एट सोर्स। गुड। तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि आपको करने का है। अगर ये नहीं करोगे या ये करने के बाद ड्यू डेट के पहले नहीं भरोगे, तो फिर ये जो एक्सपेंडिचर है ये तुमको डिसअलाउ कर देंगे। सो दिस इज टू बी डिडक्टेड एंड इट इज टू बी पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI बाय द पेयर। तो पेयर का ROI का जो ड्यू डेट होगा उसके पहले गवर्नमेंट को पे करो। सो इफ यू डोंट डिडक्ट or after deduction you don't pay, then what will happen? The expense will be fully disallowed. तो फिर एग्जाम्पल वही बनेंगे कि ये प्रीवियस ईयर है और ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ ROI फॉर फारूक हक क्लासेस, ठीक है। तो फारूक हक क्लासेस ने कितना पेमेंट किया है? जो भी अमाउंट पे किया है, एडवर्टाइजिंग चार्जेस। तो अगर अपन ने यहां ELDS काट लिया और भरा नहीं, अच्छा ड्यू डेट के पहले अगर पे कर दिया तो पेड बिफोर द ड्यू डेट, तो कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, नो डिसअलाउंस। पहला केस, नो डिसअलाउंस। और दूसरा केस, अगर मैंने ELDS काट तो लिया लेकिन भरा नहीं ड्यू डेट के पहले, भरा कब? ड्यू डेट के बाद, तो फिर क्या होगा? एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड हियर। जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा मैंने दिया वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और अलाउ कब करेंगे? व्हेन आई पे ELDS टू दी गवर्नमेंट। तो बाद में काट लूंगा ना, अगले पेमेंट में से काट लूंगा। सॉरी, काटा तो है ही, मैंने भरा नहीं है तो बाद में भर दूंगा। जब मैं भर दूंगा गवर्नमेंट को, तब मेरे को एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा। और दूसरा केस लेते हैं कि
नो ELDS, मैंने काटा ही नहीं और बाद में फिर यहां काट के भरा ELDS एंड पेमेंट, तो क्या होगा, यहां पे एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दिया जाएगा और यहां पे अलाउ कर दिया जाएगा। और चौथा केस भी वही रहेगा, नो ELDS, सो देयर विल बी एक्सपेंस डिसअलाउड। और फिर मैं ड्यू डेट के बाद अगर भरूंगा काट के, तो यहां पर उसको अलाउ कर देंगे। सिंपल, जैसे TDS है वैसे ही है, सेम टू सेम है कॉन्सेप्ट, पश्चाताप भी वैसे ही है, सिर्फ TDS की जगह ELDS है, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड एट सोर्स। और कौन से पेमेंट्स पे करना पड़ता है ये, प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट्स, गवर्नमेंट जिसके ऊपर प्रिस्क्राइब करेगा उस पे लगता है इक्वलाइजेशन लेवी। कॉन्सेप्ट इज जस्ट लाइक TDS, सिर्फ TDS की जगह नाम चेंज कर दो, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। फिर वापस आ जाओ, तो वही दिया देखो, एनी कंसिडरेशन पेड और पेएबल टू नॉन रेसिडेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विस, ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है, ऑन विच इक्वलाइजेशन लेवी इज डिडक्टेबल अंडर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 16। ये लेवी का चैप्टर है, उसका इक्वलाइजेशन लेवी का जो लेवी हुआ है वो ये चैप्टर में कवर्ड है। एंड सच लेवी हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या तो आपने डिडक्ट नहीं किया या फिर डिडक्शन करने के बाद पे नहीं किया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। और फिर नीचे वही दिया है, provided that where in respect of such consideration the equalization levy has been deducted in any subsequent year or has been deducted in the previous year but paid in the subsequent year। lines missing है इसमें, आई होप कि बुक में होगी, ये मेरे इसमें शायद मिसिंग दिख रही है, नहीं है तो वहाँ लिख दो, वो जो ऊपर पैराग्राफ्स देखे ना वैसे ही सेम, is deducted in subsequent year or has been deducted in the previous year but not paid till due date under section 139(1) and paid later on, then it will be allowed as deduction in the year in which it is paid. It will be allowed as deduction in the year in which it is paid. Simple. Very good. फिर देखो उसमें एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन इन द फॉलोइंग केसेस द प्रीवियस ईयर इन विच द एक्सपेंस इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40A(1) और 1A एज ए केस में भी, कौन से साल में डिडक्टेबल है। सिर्फ 1 में इतना है कि 100% इफेक्ट है, 1A में 30% का इफेक्ट है। तो देखो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, हाँ, June 2018, तो अपन ने डिडक्ट भी उसी दिन कर लेना चाहिए, तो कर तो लिया हमने डिडक्ट, 26 जून को डिडक्ट तो कर लिया। अगर कर लिया है तो टाइम ऑफ डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ TDS विद द गवर्नमेंट शुड बी 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी 7th ऑफ जुलाई 2018 होना चाहिए। अपन ने कर दिया क्या उस दिन, यस, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS यानी डिपॉजिट बराबर कर दिया, टाइम टू टाइम कर दिया है, तो वेरी गुड। प्रीवियस ईयर इन विच एक्सपेंसेस डिडक्टेबल विल बी 18-19 itself। जिस साल में एक्सपेंडिचर इनकर हुआ उसी साल में आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। दूसरा 26/7/18, 26/7/18, अरे वेरी गुड, TDS उसी दिन डिडक्ट कर लिया, वेरी गुड। अब उस दिन कर लिया तो फिर आपका डिपॉजिट का टाइम क्या होगा, 7th ऑफ अगस्त 2018। आपने किया क्या 7th अगस्त को डिपॉजिट, नहीं, डिले किया लेकिन इसी साल में कर दिया ना, 18-19 के अंदर ही कर दिया ना, तो प्रीवियस ईयर 18-19 में ही आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 26/7/18,
तो डिडक्ट 26/7/18 को करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, बाद में किया, चलो ठीक है, डिले हो गया, डिले हो गया। 31/12 को किया तो अपने को डिपॉजिट करना है 7 जनवरी 2018। तुमने कर दिया क्या? सॉरी 19 आएगा, 7 जनवरी 2019 कर दिया क्या? यस। तो किस साल में डिडक्शन मिल जाएगा? 18-19 के अंदर ही मिल जाएगा। डिले इन डिडक्शन है लेकिन फिर पेमेंट कर दिया अपन ने, तो 18-19 में अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट 18/8, 18 अगस्त का डिडक्शन है, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो डिपॉजिट का टाइम क्या होना चाहिए? 7 सितंबर 18। तुमने कब किया? 7 जनवरी 20। ओहो हो, अरे मर गए रे, तुमने तो डिपॉजिट नहीं किया है इस साल के अंदर। कोई बात नहीं, अगर काट लिया है तो डिपॉजिट करने का टाइम क्या होता है? अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम भी पकड़ लो तो सितंबर 19 आएगा। सितंबर 19 तक तुमने किया क्या? नहीं किया। सितंबर 19 तक तुमने डिपॉजिट करना था, नहीं किया, उसके बाद किया है, इसलिए इस साल में डिडक्शन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। 18-19 में डिसअलाउ, और अलाउ कब करेंगे? 19-20 में, जब आपने ये पेमेंट किया है। सो दिस विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 1920। अब 1 का एग्जांपल है तो 100%, और 1A का अगर होगा तो 30%। 30% डिसअलाउ एंड दैट 30% विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट देखो, 31 मार्च 19 को डिडक्ट कर लिया, वेरी गुड। तो टाइम ऑफ डिपॉजिट विल बी 30 अप्रैल 19। मार्च का टीडीएस जो है ना, डिपॉजिट करने का टाइम 30 अप्रैल होता है। तुमने कब किया? 31 मई 19 को कर दिया, लेकिन कर तो दिया ना, 31 मई तक डिपॉजिट हो गया ना, ड्यू डेट के पहले कर दिया, सितंबर 19 के पहले। तो अपने को प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर ही डिडक्शन मिल जाएगा, यानी डिसअलाउंस होगा ही नहीं। नेक्स्ट 31 मार्च तो 30 अप्रैल का डिपॉजिट का ड्यू डेट है, लेकिन तुमने कब किया? जून 19 को। जून 19 भी ड्यू डेट के पहले ही है। एक काम करो, ये तो दोनों एग्जाम्पल ही हो गए, आप इसको 30/6 की जगह काट के कर दो 12। तो अगर 30/12/19 को करोगे, यानी ड्यू डेट को तक नहीं किया, तो फिर डिसअलाउ हो जाएगा, और फिर अलाउ होगा उस साल में जब आप उसको डिपॉजिट कर रहे हैं कि 19-20। नेक्स्ट 16/5 बहुत अच्छी बात है, तो ये आ जाएगा 7/6/18। डिपॉजिट नहीं किया तो अभी अपने को मालूम भी नहीं है कि किस साल में अलाउ करेंगे। जब डिपॉजिट करोगे तब अलाउ करेंगे। 18-19 में तो डिसअलाउ करने का है, ये बात तो तय है। अब अलाउ कब करना है वो डिपेंड करेगा कि आप डिपॉजिट कब करते हो। फिर 1/12/18 को पेमेंट किया, टीडीएस काटा ही नहीं तो कोई ड्यू डेट भी नहीं आएगा, और पे भी नहीं किया, तो ये भी सीधा सीधा डिसअलाउ हो जाएगा। और अलाउ कब होगा? वी डोंट नो, व्हेनेवर इट इज डिडक्टेड एंड पेड, द एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड इन दैट ईयर इन विच इट इज डिडक्टेड एंड पेड। फिर लास्ट है 1618 है, तो इस साल में काटना चाहिए, लेकिन तुमने कब काटा? नेक्स्ट ईयर में काटा। अब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, तुमने काटा नेक्स्ट ईयर में, तो डिपॉजिट करने का टाइम भी है 7/5/19, और तुमने 7/19 को डिपॉजिट 7/21 को किया है। ओहो हो, और डिले। तो ये क्या होगा? 18-19 में तो डिसअलाउ हो ही जाएगा, अलाउ कब होगा? ये यहाँ जब तुम डिपॉजिट करते हो, ये कब है? 21-22 में जाकर के इसको हम अलाउ करेंगे। ऐसा है, सिंपल रहता है।